नमस्कार दोस्तों, आरएमबी स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था कि बीपीएससी मेंस का वीडियो कंटिन्यू आएगा आपके पास। आरडीआई का दूसरा क्वेश्चन है जो 69 बीपीएससी का है। मैं पीवाईक्यू जितना है लगभग सारा लेके आऊँगा, 63 से लेकर अब तक का जितना है हम उल्टा चलेंगे, रिवर्स चलेंगे, 69, 68 ऐसे चलेंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि एक पैटर्न का आइडिया लग जाएगा कि 69 में कैसा आया था, 68 में कैसा आया था, और आप इसी को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आराम से ये मान लीजिए कि आपका 72 मार्क्स आपके हाथ में है। अगर स्टेप राइटिंग में अगर गलत नहीं करते हैं, स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखते हैं, तब नंबर नहीं कटेगा। अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेगा। अगर ऐसा कुछ गड़बड़ होता है तो नंबर तो 100%, अगर बढ़िया से लिखते हैं तो नंबर मिलेगा पूरा। ठीक है, पीवाईक्यू का सारा आएगा। जैसा कि पहले मैंने बता चुका कि कई तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है, ये पहले आप देख लीजिए। ये पाई चार्ट है, पाई चार्ट में परिवार 1 है, परिवार 2 है। एक चीज़ दिखा दूंगा कि ये क्या है, एक ग्राफ है पाई चार्ट। और पाई चार्ट को आप समझ लीजिए घर, शिक्षा, भोजन और मिश्रित मद है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें एक चीज़ जो ऑब्जर्व करने वाली बात है कि दिए गए वृत्तचित्र में ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए जो दो परिवारों, परिवार 1, परिवार 2 की बात कर रहा है। ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं कि विभिन्न मद पर खर्च कर रहे हैं, तो व्यय कर रहे हैं। ठीक है, और किस चीज़ में दिया हुआ, यही तो कीवर्ड है, इसी को पकड़ना है कि रुपया में दिया हुआ, कि प्रतिशत में दिया है, कि डिग्री में दिया हुआ। आपको ये सब चीज़ ध्यान में रखना होगा। तो जब व्यय की बात आएगी तो जनरली चाहे तो रुपया में दिया हुआ रहेगा या प्रतिशत में दिया रहेगा। नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परिवार 1 और 2 की वार्षिक आय क्रमशः। देखिए क्या बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन दिया, एक दो पाई चार्ट दिया है, उसमें दो परिवारों की बात किया गया है। वो विभिन्न मद में खर्चा करते हैं, और मद में जो खर्चा करते हैं तो ये क्या बोल रहे हैं कि फैमिली 1 और फैमिली 2, ये दोनों का इनकम पहले ही बता रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से कि 4 लाख है, इसका 4 लाख, इसका कितना 5 लाख। अभी आपको पता है कि 100% कितना है। अगर दोनों फैमिली का, अगर आप यहां जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि ये जो परिवार खर्चा कर रहा है, कितना खर्चा कर रहा है, 4 लाख कर रहा है। एक 4 लाख कर रहा है, ये कितना कर रहा है, 5 लाख कर रहा है। तो अब ये हम कह सकते हैं क्या कि अगर ये पूरा वृत्त 100% है तो ये 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा। हम इसको 100% इक्वल टू अगर 4 लाख मान लें तो कोई दिक्कत, तो 100% ही तो है, और यही तो विभिन्न मद में खर्चा हो रहा है, इसी की तो बात कर रहा हूं मैं। अब यहां मैं बात कर रहा हूं, ये भी तो 5 लाख जो खर्चा है, ये जो खर्चा कर रहा 5 लाख, ये 100% ही तो है। ये पूरा वृत्त कितना है, 100%, तो ये भी 100% है। तो 100% इक्वल टू कितना, 5 लाख। अब जो भी निकलेगा, जो परसेंटेज को अगर रुपया में कन्वर्ट करना है, तो आपको हमने कल भी बताया था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है। इस तरह का जो क्वेश्चन आए तो यहां पर सबसे पहले ये करना है, ये करना है आपको कि जैसे 100% दिया हुआ कुछ भी चीज, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, एक परिवार का 4 लाख, दूसरे परिवार का क्या दिया हुआ है, कि फैमिली 1 को हम ऐसे ले लेते हैं, फैमिली 1। ठीक है, यहां फैमिली 2, ये क्या है, इसका अगर 100% की बात करेंगे तो कितना होगा, 5 लाख। ठीक है, अब दोनों का तरीका आप देख लीजिए। अगर मैं यहां पर कहूं कि मुझे 1% निकालना है तो क्या ये 4 लाख डिवाइड बाई 100 कर सकते हैं? बोलिएगा सर हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि 1% का वैल्यू यहां से निकलेगा कि नहीं, अगर निकलेगा तो 2 जीरो गया, तो बचा आपके पास कितना, 1% इक्वल टू कितना आया, 4,000 रुपया। अगर यही सेम चीज यहां करेंगे तो 1% इक्वल टू कितना होगा, 5 लाख डिवाइड बाई 100। यहां 2 जीरो गया, तो अब यहां 1% इक्वल टू, मैं 5,000 बोल रहा हूं क्योंकि 5,000 ही आएगा। अब जैसे ही आए तो आपके पास क्या हो गया, एक इंफॉर्मेशन हो गया।
अब ये इन्फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पर क्या करना है कि अब जब आप यहाँ पर इसमें आएंगे तो अगर हम 1% बोल रहे हैं, अगर ये 19% है, समझ लीजिएगा बढ़िया से, अगर ये 19% है, अगर इसको 19 इंटू 1% करेंगे, इसको अगर 31 इंटू 1% करेंगे तो कोई वैल्यू चेंज होगा? नहीं होगा। हम आपको समझने के लिए चीज़ें बता रहे हैं, समझिएगा इस चीज़ को। अगर मैं आगे चलता हूँ, अब क्वेश्चन पे आइए। अगर दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको चाहे तो ये पाई चार्ट है, आप इसका पहले टेबल बना लीजिए। अगर टेबल बना लेते हैं तो आपको सुविधा ये होगा कि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट वहाँ से डाटा लीजिए और वहाँ से डायरेक्ट पुट करिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा आपको, ठीक है। तो अगर हम वैसी बात करें तो हम ये टेबल अगर बना लें, अगर हम एक सारणी बना लेते हैं, अगर सारणी बना ले हम ऐसा, ये फैमिली 1 का है, ये फैमिली 2 का। ये कितना खर्चा कर रहा है? 5 लाख व्यय है। इसका कितना है? सॉरी, ये 4 लाख है। ये कितना है? 5 लाख, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहले तो ये देख लीजिए कि कितने तरह के मदों का बात किया गया, तो उतना आप लाइन खींच लीजिए। तो आप देखिए 1 2 3 4, तो 4 मद है। तो यहां पर हम ऐसा कर लें, कोई दिक्कत होगा? यहां पर अगर मद लिख लें, यहां पर प्रतिशत खर्च लिख लें, इसमें खर्चा लिख ले, यहाँ क्या लिखना है? रुपया में। यही तो लिखना है आपको। यहाँ पर जैसे परसेंट में लिखा हुआ है तो यही छोड़ना नहीं, ये जैसी छूटा किस में दिया हुआ? परसेंटेज में दिया हुआ है। जो यूनिट है रुपया दिया हुआ, परसेंटेज दिया है, डिग्री दिया हुआ, ये छूटना नहीं है। अगर छूट रहा है तो समझिए वहाँ नंबर कटेगा आपका, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ कर रहे हैं हम, मद कर दिए और सेम वहाँ कर रहे हैं परसेंट खर्च, यहाँ पर रुपया, रुपया में खर्चा, ठीक है। अब हमें पता है कि यहां पर हम निकाल चुके हैं कि 1% इक्वल टू कितना होता है। अब यहां पर पहले वो देख लेते हैं। पहले क्या है? घर शिक्षा भोजन मिश्रित, घर शिक्षा भोजन मिश्रित। यहां पर घर लिख लें, शिक्षा भोजन, अब मिश्रित खर्च का मतलब हो गया कि एक तरह से अदर खर्च और भी जो जरूरतें हैं वो इसमें पूरा होगा। अब परसेंटेज इसका अगर लिख लें तो परसेंटेज कितना दिया हुआ है? घर से शुरू है, तो देखिए एक कलर जो दिया हुआ है, कलर से आपको भी पहचानना पड़ेगा। तो 19 12 38 31, 19 12 38 31, 19 12 38 31, ये परसेंटेज भी दिया हुआ है। तो हमने क्या बताया था कि अगर हम इसको 19% को इंटू 1% कर दें तो कोई दिक्कत? ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट आप जो हम निकाले थे कि 1% इक्वल टू कितना हमने बताया था इसमें? 4 लाख फैमिली 1 के लिए 4,000 रुपया, और यहां क्या बताया था? 1% इक्वल टू 5,000। अब यहां पर भी वही लिख लें, घर शिक्षा भोजन मिश्रित। अगर ऐसा है, अगर इस तरह से हम कर रहे हैं तो आप एक चीज समझिएगा, इसका परसेंटेज देख लेते हैं पहले। 27 8 33 32, 27 8
33 32, ठीक है, 3 2 5 5 8 13 13 27, ठीक है। अब इसको क्या बोला हमने, ये 27% है, तो इसको अगर 1% अगर करते हैं, 1% 1% 1% 1%, और आप यहाँ पर ये आप दिखा देंगे कि 1% इक्वल टू 5000 होता है। तो अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 5000 को 27 से, तो क्या होगा, टोटल खर्चा निकल जाएगा कि घर पर कितना खर्चा हो रहा है, शिक्षा पर कितना खर्चा हो रहा है, भोजन पे कितना हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको कैलकुलेटर निकालना होगा। तो चलिए मैं कैलकुलेटर अपने मोबाइल से निकाल लेता हूँ, चलिए ऑनलाइन ही देख लेता हूँ, नहीं मोबाइल में ही देख लेते हैं कैलकुलेटर को। तो उससे क्या होगा, देखिए इस चीज़ को प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज़्यादा आसान होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 19% 4 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट आपका 70,076 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान है, यहाँ रुपया ऊपर लिख देंगे तो नीचे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ 12 है तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा 48,000। यहाँ पर 38 है तो 38 इंटू 4 इक्वल टू 1,52,000, ठीक है। अब एक है 31 इंटू 1,24,000, ठीक है। एक आपका हो गया ए। अब इसको 27 में या 5 से गुना करना है तो लगभग 27 5 135 होता है। 27 इंटू 5 इक्वल टू 1,35,000, ठीक है। यहाँ देखेंगे 8 है तो यहाँ 40,000, यहाँ 33 है, 33 इंटू 5 इक्वल टू 1,65,000, यहाँ 32 इंटू 1,60,000, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक तरह से देखिए 1% इक्वल टू अगर यहाँ दिया हुआ है तो हम इसी 1% को गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारा वैल्यू निकल गया। अब देखिए ये सारणी है ना, अगर आप बनाना चाहें तो पहले बना कर रख लें। अगर जो बहुत लोग हैं जो ये नहीं बनाते हैं तो ये सुविधा के लिए है कि अगर आपको लग रहा है कि बार बार वो करने में कन्फ्यूजन हो सकता है तो शुरू में एक कर लेते हैं, तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन आप फ्री हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहीं पर निकाल सकते हैं, वो भी तरीका बताएंगे, ठीक है। हमने ये बोल दिया था कि 1% पहले निकालिए कि 1% इक्वल टू कितना होता है, ये निकाल दिया आपने। अभी हमने वैल्यू निकाल दिया कि कितना कितना है, 4 लाख फैमिली 1 का कितना कितना खर्चा हो रहा है हर मद पर, और फैमिली 2 का। अब क्वेश्चन पर आते हैं, ये बोल रहा है परिवार 2 और परिवार 1 की अपेक्षा कितना कम या अधिक। अभी आपको पता नहीं है, कम या अधिक की बात कर रहा है, कम या अधिक की बात कर रहा है। और धन शिक्षा पर मद आपको देखना पड़ेगा कि शिक्षा पर कितना खर्चा कर रहा है, ये व्यय की बात कर रहा है। तो हमने क्या बोला कि हम पहले ही निकाल चुके हैं, चाहे तो आप वहां से ले लीजिए। तो तरीका ये है, मैं दोनों बता देता हूं। अगर डायरेक्ट अगर करना है आपको तो लिख दीजिएगा क्या, सारणी 1, पहले आप यहां शुरू करिएगा, परिवार 1 परिवार 2 की अपेक्षा कितना अधिक या कम खर्चा करता है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं परिवार 1 का शिक्षा पर व्यय प्रतिशत इक्वल टू, ये आप लिख लिए। अब व्यय प्रतिशत कितना है वो देख लेते हैं। वही सेम चीज क्या करेंगे परिवार 2 के लिए, शिक्षा पर कितना खर्चा करता है, व्यय प्रतिशत, एक तरह से व्यय प्रतिशत कितना दिया हुआ है। अब देख लीजिए शिक्षा पर कितना दिया हुआ है, 12 है और यहां 8 है, तो ये 12% है, यहां पर 8% है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब क्या होगा जब ये दोनों आप निकाल लिए तो आपको सपोज कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है कि आपने पीछे कुछ किया है, तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ये कर लिया तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, नहीं तो एक काम में कर सकते हैं कि यहां पर पहले परिवार 1 का पूरी तरह निकाल लीजिए और फिर परिवार 2 का निकाल लेंगे, ठीक है।
तो हम इसको छोटा छोटा थोड़ा लिखते हैं। परिवार 1 द्वारा शिक्षा पर व्यय प्रतिशत इक्वल टू कितना है, 12%। परिवार 1 का कुल व्यय इक्वल टू कितना है, 4 लाख है। इतना तो हमें क्वेश्चन से ही पता है, ठीक है। अब हमें 12% निकालना है, तो शिक्षा पर होने वाला, अब लिखेंगे परिवार 1 द्वारा शिक्षा पर होने वाला कुल व्यय इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे, 4 लाख का कितना, 12%। तो जब 12% निकालेंगे तो इसको चाहे तो प्रोसेस से कर लीजिए, चाहे कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल लीजिए, या 4 लाख इंटू 12/100, तो 2 जीरो 2 जीरो चला गया। तो आपके 48,000 रुपये क्या हुए हैं, परिवार 1 का किस पे खर्चा है, इस पे, शिक्षा पे। और हमने क्या किया था, हमने पहले भी निकाला है। तो देखिए एक प्रोसेस हुआ है कि जब आप टेबल नहीं बनाते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ आ जाइए, ठीक है। अगर आप टेबल बनाए हुए हैं तो आपको सिंपल लिखना है कि सारणी 1 से परिवार 1 का शिक्षा पर खर्च इक्वल टू 48,000, ठीक है। अब इतना आपका एक इतना ही लिखना आपको। अब दूसरा एक जाएंगे, प्लस करता हूं मैं। अगर परिवार 2 द्वारा शिक्षा पर व्यय प्रतिशत आपको कितना दिया हुआ है, 8%। और अगर हम बोलेंगे परिवार 2 द्वारा शिक्षा पर व्यय, शिक्षा पर कुल व्यय लिखिए, शिक्षा पर नहीं, परिवार 2 द्वारा किया गया कुल व्यय, कुल व्यय कितना था, 5 लाख, ठीक है। अब क्या करेंगे कि परिवार 2 द्वारा शिक्षा पर किया गया कुल व्यय, क्या करेंगे, अब यहां निकालने के लिए कुल व्यय निकालना है तो क्या करेंगे, 5 लाख का 8%। अब डायरेक्ट निकालेंगे तो अगर यहाँ इसको काटेंगे तो 2 जीरो यहाँ चला जाएगा, तो लगभग कितना होगा, 40,000। और आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि परिवार 2 और परिवार 1 की अपेक्षा कितना कम या अधिक, परिवार 2 परिवार 1 की अपेक्षा कितना कम या अधिक शिक्षा पर खर्च कर रहा है, व्यय कर रहा है। तो आप यहां से आप बता पाएंगे क्या कि अगर आप देख चुके हैं, कि यहां पर परिवार 1 का कितना शिक्षा पर खर्च, शिक्षा पर खर्च कितना है, 48,000, और परिवार 2 का शिक्षा पर खर्च कितना है, 40K। तो ऑब्वियस सी बात है कि परिवार 2 यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए कह सकते हैं कि परिवार
1 से 8,000 रुपया शिक्षा पर कम खर्च कर रहा है, लिख दीजिएगा कम खर्च कर रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरा वाला चीज यही बताया था मैंने कि आपको छोटा करना है तो यहां पर क्या करिएगा, सारणी से परिवार 2 द्वारा शिक्षा पर कुल खर्च या व्यय इक्वल टू कितना लिख देंगे, ये 40,000 सारणी में दिया हुआ है। तो सारणी में दिया हो तो यहाँ से करेंगे, यहाँ से कंपेयर करके तुरंत आंसर निकाल लेंगे। इतना इससे इजी और क्या हो सकता है, ये बेस्ट तरीका है। चाहे तो आप डायरेक्ट कर लो, चाहे डायरेक्ट नहीं कर पाते हो तो फिर लॉन्ग प्रोसेस में जाओ। अगर टेबल बना लेते हो तो उतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा, अगर टेबल नहीं बनाते हो तो ये चीज़ें बार बार स्टेप मार्किंग करना पड़ेगा। लेकिन बहुत लोगों का सेटिस्फैक्शन ये होता है कि हम थोड़ा लॉन्ग लिखें तो हो सकता है नंबर कोई कटेगा नहीं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे प्रीफर करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ ही सारी चीज़ें लिखना। लेकिन टेबल बन जाने से ये फ़ायदा होता है कि हम थोड़ा जल्दी कर पाते हैं, टाइम का बचत हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार 1 और परिवार 2 में से कौन भोजन पर अधिक व्यय करता है। देखिए कल भी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, आप देखेंगे कि ऐसा ही कंपेयर वाला ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और पाई चार्ट जनरली बोल रहा हूँ, सामान्यतः बोल रहा हूँ कि पाई चार्ट से जो क्वेश्चन आते हैं वो सामान्यतः ईजी होते हैं। तो आप आराम से इसको देखिए, परिवार 1 परिवार 2, और बार बार मैं बोल रहा हूँ परिवार 1 परिवार 2 के बारे में आपको पता है कि कितना खर्चा कर रहा है, ये 5 लाख कर रहा है, ये 4 लाख टोटल। ठीक है, अब भोजन पर पूछ रहा है, भोजन पर कितना। अब वही तुलना परिवार 1 एवं परिवार 2 में से कौन भोजन पर अधिक खर्चा करता है। तो इसका मतलब करने का मतलब अगर सारणी से जाएंगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर मैं बोल दूं, अगर मैं सारणी से बोल दूं कि भोजन पर कौन ज्यादा खर्चा करता है, यहां देखेंगे भोजन पर, यहां पर क्या है, यहां पर देखिए ये क्या है, 1,52,000, यहाँ 1,65,000। तो यहां से आप डायरेक्ट बोल देंगे, चाहे तो डायरेक्ट बोल दीजिए, पर अगर आपको थोड़ा लॉन्ग लिखना है तो ये लिख दीजिए कि सारणी से अगले लेने पर, या सारणी से खाली कर दीजिए, सारणी 1 और सारणी 2 लिख दीजिए, सारणी 1 और सारणी 2 कर दीजिएगा। सारणी 2 करने के, हाँ सारणी 2 कर दीजिए। अगर ऐसे बनाना है तो, अगर कम करना है तो इसका एक तरीका और है कि अगर इतना नहीं करना चाहते हैं तो एक तरीका ये होता है कि यहीं पर एक लाइन और खींच लीजिए। ठीक है, यहीं पर 1-2 लाइन खींच लीजिए और यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, ऐसे करके फैमिली 1 फैमिली 2। ठीक है, तो जब फैमिली 1 फैमिली 2 का खर्चा लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि परसेंटेज तो आपको लिखना पड़ेगा ना, बिना परसेंटेज लिखे होगा नहीं। तो जब लिखेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि कौन कितना खर्चा कर रहा है। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि फैमिली 1 द्वारा परसेंट में खर्च, फैमिली 2 द्वारा इतना खर्च। आप इसको फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिख देंगे फैमिली 1 में परसेंटेज में खर्चा इतना हुआ, फैमिली 2 में, तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर आपको ये बनाने, इसमें क्या होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये खर्चा जो हम यहाँ लिखे हैं ये फैमिली 2 का नहीं है, ये फैमिली 1 वाला ही है। लेकिन ये वाला जो लाइन लिख रहे हैं आप खर्चा रुपया में, इसको यहीं पर एक बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो दूसरा उपाय है कि इसको हम अगर साफ कर देते हैं तो यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर क्या करिए, एक बॉक्स बनाइए। ये तो आपका ये हो गया फैमिली 1 का और फैमिली 1 का, फिर ऐसा ही 2 बॉक्स और बना लीजिए। ऐसे यहां पर ये लिख लीजिए फैमिली 1 और फैमिली 2 और फैमिली 2, ये लिख लेंगे और फिर यहाँ पर परसेंटेज के साथ लिख देंगे और फिर यहाँ पर खर्चा जो रुपया में है वो आ जाएगा। तो डायरेक्ट इतना ये वाला जो लिखने का तरीका है ना, इसमें टाइम बचत होगा आपका। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा अगर आप टेबल बना रहे तो, और नहीं तो फिर तो इजी वे है, वहाँ से आप डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं। अगर यहाँ से निकालना है लॉन्ग प्रोसेस में तो यही है कि हम पहले यही लिखेंगे, परिवार 1 का कुल खर्च, ऐसे निकाल लीजिए, कुल खर्च इक्वल टू 4 लाख। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ रुपया लिखना जरूरी है। ठीक है, अब लिखेंगे कि परिवार 1 द्वारा भोजन पर
किया गया खर्च प्रतिशत इक्वल टू कितना है, वहाँ से आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। अभी हम देख लेंगे। अब ये चीज़ें जब निकाल लेंगे तो सेम चीज़ परिवार 2 के लिए करेंगे। तो परिवार 2 के लिए भी यही करेंगे, परिवार का कुल खर्च इक्वल टू 5 लाख रुपए। तो परिवार 2 द्वारा भोजन पर कुल खर्च प्रतिशत इक्वल टू, अब दोनों का परसेंट देख लीजिए, एक में है 38%, एक है 33%। यहां पर क्या है 33%, यहां पर कितना है 38%। अब एक चीज तो समझ में आ गया। अब हम एक कर सकते हैं क्या, हमने जब वहां पर पीछे बता दिया कि 1% वाला अगर बता देते हैं कि अब क्या ये लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में कहीं पर लिख दीजिएगा 1% इक्वल टू, यहां पर ही लिख लीजिएगा 100% इक्वल टू, आपको अगर लॉन्ग लिख रहे हैं तो 4 लाख, तो इसलिए 1% इक्वल टू कितना 4,000 रुपये। ये क्या हो गया इसमें, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1% इक्वल टू, पीछे हमने बताया है 5,000। अब क्या है इसमें 38 को इससे क्या करेगा, इसलिए करिए, इसलिए परिवार 1 द्वारा, फैमिली 1 द्वारा, देखिए खाली हम टाइम बता रहे हैं, आप लिखना है आपको, फैमिली 1 द्वारा भोजन पर कुल व्यय की राशि। जब राशि लिख देंगे तो ये क्या होगा, आपको देना पड़ेगा कुल की व्यय की राशि इक्वल टू 38 इंटू 4,000, यहाँ से निकल जाएगा। सेम यही करना है ऐसे ही कि परिवार 2 द्वारा, फैमिली 2 द्वारा भोजन पर कुल व्यय की राशि, कुल व्यय की राशि, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। कुल व्यय की राशि अगर कर दे रहे हैं तो अब क्या करना होगा, यहाँ 33 में क्या करेंगे 33 इंटू 5, क्योंकि 33 ए और 5, यहाँ पर 5 के मतलब 5,000 है, ठीक है 5 के। अब यहाँ से वैल्यू निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप गुना करेंगे, अगर गुना करेंगे दोनों का, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो देख लीजिए, यही तो आएगा 1,65,000, 1,52,000। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परिवार 1 और 2 में कौन भोजन पर अधिक खर्च करता है। तो इससे आपको तय नहीं हो जाएगा कि एक 1,52,000 कर रहा है, एक 1,65,000 कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि परिवार 2 भोजन पर अधिक खर्च कर रहा है, तो ये लाइन बना के लिख दीजिएगा, काम खत्म। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन क्या होगा। अब अगला क्वेश्चन है परिवार 1 और परिवार 2 द्वारा शिक्षा पर व्यय धन का अनुपात। अब कुछ नहीं करना है, अभी डायरेक्ट अगर सारणी बनाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा जो हर क्वेश्चन में कर रहे हैं आप, कि आपको पहले लिखना पड़ेगा परिवार 1 द्वारा शिक्षा पर, यही तो लिखना पड़ेगा कि परिवार 1 द्वारा शिक्षा पर व्यय प्रतिशत, परिवार 1 द्वारा कुल व्यय कितना है 4 लाख, ठीक है। सेम चीज अगर इधर कर लें, सेम चीज फैमिली 2 द्वारा शिक्षा पर कुल व्यय प्रतिशत इक्वल टू, ठीक है। फिर लिखेंगे फैमिली 2 द्वारा, फैमिली 2 का कुल व्यय कितना है, तो ये 5 लाख, कुल व्यय इक्वल टू 5 लाख। ये नहीं छोड़ना है, रुपया नहीं छोड़ना है, आप 5 लाख लिख देंगे, या डिग्री में है कि परसेंटेज में है
कि क्या है आपको पता ही नहीं, क्या यूनिट है क्या है, कुछ आपको पता ही नहीं, जब तक लिखेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ से बोल रहा है शिक्षा का अनुपात क्या है। अब आपको पता है कि आप पीछे लिख दीजिएगा, चाहे एक जगह कहीं लिख दीजिएगा 1% इक्वल टू 4K। इसलिए शिक्षा पर कुल व्यय परिवार 1 द्वारा कुल व्यय इज इक्वल टू, अब क्या है, इसको जो परसेंटेज दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, ये क्या का शिक्षा पर है, शिक्षा पर है 12 और 8। यहाँ पर 12% है, 12 को क्या से गुना कर दीजिएगा 4 से। अब देखिए यही सारणी से लेते होते क्या हो जाता है, डायरेक्ट आपका आंसर मिल गया होता 48K। यहाँ पर क्या करेंगे, ये 8% है तो यहाँ पर क्या होगा 40,000 रुपया हो जाएगा। इसलिए शिक्षा पर कुल व्यय F2 द्वारा कुल व्यय इज इक्वल टू कितना होगा, आप सीधे यहाँ पर लिख दीजिएगा 8 इंटू 5,000। तो यह क्या आ जाएगा 40,000। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अनुपात क्या होगा, तो अभी अनुपात निकालने के लिए लास्ट में आप लिखना पड़ेगा परिवार 1 तथा 2 का शिक्षा का अभीष्ट अनुपात इक्वल टू यहाँ पर क्या करेंगे 48K रेशियो 40K तो ये देखिए 1000 है, K का मतलब 1000 है, ये तो कट गया एक तरह से। अब इसको हम कर सकते हैं क्या, 4 से काटिए 12, इसे करेंगे 10, फिर ये भी कट जाएगा, नहीं तो ऐसे कर सकते अब इसको काटिए 2 छक्के 12, 2 पचे 10, तो 6:5, तो 6:5 आ रहा है। तो आप डायरेक्ट ये आंसर दे सकते हैं आप कि ये जो अनुपात आ रहा है ये दोनों का इस क्वेश्चन का 6:5 आ रहा है। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, मैंने कल भी बताया था कि आंसर को हमेशा बॉक्स में डालना है। तो लिख दीजिए, ये जब लिखेंगे तो इसको बॉक्स में बंद करना है आपको, ये बॉक्स में बंद कर दीजिएगा कि जो आंसर है, आंसर इक्वल टू कहीं पर भी एक जगह से अलग से लिख देगा कि अभीष्ट अनुपात इक्वल टू 6:5, ये लिख के कहीं पर भी बॉक्स बना के छोड़ दीजिएगा ताकि लगे कि हाँ कुछ बताया गया है और ये आंसर इसका ही है, ताकि टीचर अगर देखेगा आंसर पहले क्या करेगा, वो आंसर मैच करेगा, आंसर है कि नहीं। अगर आंसर सही लगेगा तो स्टेप मार्किंग करेगा, वो स्टेप देखेगा कि सही से आपने स्टेप यूज किया है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है परिवार 1 द्वारा घर पर खर्च धन का वृत्त चित्र पर कोण क्या होगा। अगर कल का याद होगा आप लोगों को, तो हमने बताया था कि कोई भी वृत्त हो, अगर हम कोई वृत्त बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में कितना होता है 360 डिग्री, और जो 360 डिग्री है ये तो पूरा का पूरा क्या होगा, ये 100% होगा, ये होगा। फिर हमने बताया था कि मुझे अगर 1% निकाल दिया हुआ है, अगर 1% निकालना है तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं 360 डिग्री बाई 100, तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकल जाता है। 1% का वैल्यू कितना निकलेगा 3.6 डिग्री, एक कल निकाला था हमने और सिखाया था। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी कोण निकालने की बात आएगी तो इसको 100% से लेके उसे 1 डिग्री का कोण निकाल लीजिएगा। तो याद रखिएगा जनरली भी कि कोई भी 100% वो 1 डिग्री से अगर तुलना करेंगे, अगर 100% की बात है तो
अगर वैल्यू से करेंगे तो वो अलग हो जाएगा, लेकिन 100% में 1% निकालेंगे तो 3.6 डिग्री होगा। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है, इसमें क्या और हो सकता है, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले एक बार। ये कह रहा है कि घर पर खर्च, तो घर पर खर्च करने के लिए क्या होगा, पहले हमको परसेंटेज देखना पड़ेगा कि घर पर कितना खर्चा किया है। घर पर खर्च 19% है। देखिए यही बात क्या है कि अगर सारणी देख लेंगे, सारणी बना लेंगे तो डायरेक्ट आप ले सकते थे कि सारणी 1 से घर पर खर्च इक्वल टू इतना, तो घर पे खर्च अगर निकाल लेंगे तो डायरेक्ट वहां पर लिख सकते हैं, तो आपको लंबा प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये भी कंफ्यूजन होता है कि कई बार ये सारा जो सारणी होता है सारा यूज का नहीं होता, इसमें यूज हो रहा है, कई बार नहीं भी होता है। तो इसमें आगे चलते हैं। देखिए अब यहां पर कुछ नहीं करना है, तो ये लिख लीजिए फैमिली 1 द्वारा घर पर कुल व्यय प्रतिशत कितना है, और ये लिखेंगे फैमिली 1 द्वारा किया गया कुल व्यय इक्वल टू, बार बार हम क्या बता रहे हैं, 4 लाख। अगर ऐसा करेंगे, अगर आप, और एक ये भी चीज ध्यान रखिएगा, अभी हमने देखा है कि 19% है फैमिली 1 का, और एक चीज जो हमने बार बार बोला है कि ये 1% इक्वल टू कितना है, 3.6 डिग्री, ये आपको पता है, ठीक है। तो फैमिली 1 का क्वेश्चन था, परिवार 1 का पूछ रहा है कि परिवार 1 का, आपको 2 पे जाना ही नहीं है, तो ये पूछ रहा है 1 डिग्री इक्वल टू पता है, तो ये लिख दीजिए फैमिली 1 द्वारा वृत्त चित्र पर घर का केंद्रीय कोण इज इक्वल टू, क्या करेंगे, 19% है, तो 19 के जगह पर जो परसेंट है उसको हम 3.6 डिग्री से गुना कर देंगे तो आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा वो देखते हैं हम कि गुना करने पे कितना आ रहा है, 19 इंटू 68.4 डिग्री। तो ये क्या बनेगा, कौन बनेगा। तो आप लिख सकते हैं अगला स्टेप में क्या है, इसलिए क्या कहेंगे कि परिवार 1 द्वारा वृत्त चित्र पर घर का केंद्रीय कोण सिक्सटी 8.4 डिग्री का बनेगा। अब इसको क्या करिए, बैक बॉक्स में डाल दिए, ये डाल दिए, ये आपका आंसर बन गया। ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हल्का भी आता है आपको, तो इसको आप आराम से सॉल्व कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, दोनों परिवारों 1 और 2 द्वारा संयुक्त रूप से कुल कितना धन मिश्रित मदों पर व्यय किया जाता है। तो मिश्रित में वहाँ जो 4 मत दिया हुआ उसमें से एक मत क्या है, मिश्रित है। तो अगर आपको लॉन्ग लिखना है तो बार बार वही लिखना पड़ेगा, परिवार 1 द्वारा परिवार 1 द्वारा कुल व्यय इक्वल टू कितना है, 4 लाख, ठीक है। अब परिवार 1 द्वारा, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये वाला ले लीजिएगा। अब मिश्रित मद में कुल व्यय प्रतिशत कितना है, वो देख लेते हैं अभी, ठीक है। अब ये बोल रहा है फिर परिवार 2 का भी निकालना है हमें, ठीक है।
और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर परसेंटेज में नहीं पूछ रहा कितना धन, कुल कितना धन है, तो आपको इसको रुपया में लेके जाना है। तो हमें बताया था कि अगर इसका जो मद दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, चाहे तो इसको 4 लाख का परसेंटेज को निकाल लीजिएगा, 4 लाख का कितना परसेंटेज दिया हो मिश्रित मद में, मिश्रित में कितना 31 है और 32 है। अब ये कितना है 31 है, 31%, ठीक है। अब इसको हम अगर निकालेंगे तो अब ये कहेंगे कि परिवार 1 द्वारा मिश्रित मद में कुल व्यय की राशि यहां पर लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा, समझ में आएगा कि ये रुपया की बात कर रहा है। तो हमें पता है कि 1% इक्वल टू कितना होता है, वहां निकाला था हमने परिवार 1 के लिए, ये फैमिली 1 की बात कर रहा हूं, फैमिली 1 4,000 था, और फैमिली 2 की बात करेंगे तो 1% इक्वल टू कितना था, फैमिली 1 1% इक्वल टू 5K, ठीक है, ये तो पता था। अब ये क्या करेंगे 31 इंटू यहाँ पर 4K कर देंगे, तो यहाँ से इसका वैल्यू निकल जाएगा लगभग 1,24,000, ठीक है। अब ऐसे ही क्या करेंगे परिवार 2 का, परिवार 2 का कुल व्यय इक्वल टू कितना है 5 लाख था, ऐसे लिख लीजिए। अब परिवार 2 का मिश्रित मद में व्यय प्रतिशत कितना था 32%। अब यहां पर वही कर लीजिए, फिर वही करके हमने क्या क्या बोला, व्यय की राशि, व्यय की राशि निकालना होगा। तो हमें पता है कि 1% इक्वल टू कितना है 5,000, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1,60,000, ठीक है। यहां पर ये देना नहीं भूलिएगा, रुपया वाला सिंबल, ये नहीं देंगे तो आपका नंबर कटेगा, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है कि दोनों परिवार 1 और परिवार 2 द्वारा संयुक्त रूप से कुल कितना धन मिश्रित मदों पर खर्च हुआ। अगर ये दोनों को जोड़ देंगे, आप ये दोनों को जोड़ देंगे 1,60,000 और 1,24,000, तो हो गया 1,84,000 2,84,000 रुपया। तो ये 2,84,000 करके क्या करना है आपको, नॉर्मल से क्या करना है, लिख दीजिएगा सिंपल कि परिवार 1 तथा परिवार 2 द्वारा मिश्रित मद में कुल व्यय इक्वल टू क्या करेंगे 1,24,000 प्लस 1,60,000 इक्वल टू कितना होगा 2,84,000। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसको क्या करना है, ऐसे करना है, यहाँ करके या ऐसे बड़ा सा लिखना है आंसर, ऐसे लिखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यही वास्तव में आंसर होगा। तो यही था आज का क्वेश्चन। अगर लग रहा है कि आपको सही ढंग से बता पा रहा हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। लाइक करने से मत जाइए दूर, सब्सक्राइब करने में दिक्कत है तो कम से कम लाइक करिए। इससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।